अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, सबको मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है? चलिए जी, शुरू करते हैं आज के सेशन की हमारी पहली क्लास। और अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें टेबल ऑफ कंटेंट का। तो 12 चैप्टर्स हैं आपके पास। ठीक है। हर चैप्टर की एक अपनी खास वेटेज है। ठीक है। ऐसा बहुत कम हुआ है जब से पेपर आपका 100 मार्क्स का हुआ है कि किसी चैप्टर से उसने कोई सवाल ही ना पूछा हो। दिस इज वेरी रेयर। और यूजली अगर ऐसा हुआ भी है तो वो सिर्फ चैप्टर 1 और 2 के साथ हुआ है। ठीक है, कि चैप्टर 1 से कोई सवाल नहीं पूछा या चैप्टर 2 से कोई सवाल नहीं पूछा। भाई सवाल का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है। ठीक है। तो बाकी तमाम चैप्टर्स में से हर अटेम्प्ट में आपको सवाल मिलेंगे, इन एवरी अटेम्प्ट। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और 2 के साथ ऐसा हो चुका है कि किसी अटेम्प्ट में सपोज उसने चैप्टर 2 से कोई सवाल नहीं पूछा, 1 से पूछा है, 2 से नहीं पूछा। या किसी अटेम्प्ट में उसने 1 से कोई सवाल नहीं पूछा, हाँ एमसीक्यूज में फिर भी उसने पूछा होगा। जहां ऐसा हुआ है सपोज कि उसने चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा तो 3 नंबर के उसने एमसीक्यूज पूछ लिए, 3 एमसीक्यूज पूछ। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप देखते हैं लॉन्ग, या वो जो 3 नंबर के, 5 नंबर के या 7 नंबर के सवाल है, तो उसमें सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। और ये नहीं कि दोनों साथ, अलग अलग टाइम पे ऐसा हुआ है कि उसने सवाल पूछा ही नहीं। बाकी तमाम चैप्टर्स में से अगर हम बात करें वेटेज की कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम यहीं से हल्की फुल्की बात करते हैं। उसमें हमारे पास चैप्टर 3, ठीक है, एंड चैप्टर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से वो हमेशा बड़ा सवाल पूछता है। एंड हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? इन तीनों चैप्टर्स में से कम अज कम, एटलीस्ट, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 नंबरों के सवाल आते हैं एटलीस्ट। यानी कि 30 नंबर तो आपको यहीं पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो करना तो यही चाहिए कि पहले हम यही चैप्टर्स कर लें। लेकिन क्या है कि हम ये चैप्टर्स नहीं कर सकते। क्यों? हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इन पहले 2 चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो इन 2 चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। तो जब तक हम ये 2 चैप्टर्स नहीं कर सकते करते, तो हम बाकी चैप्टर्स के ऊपर स्विच नहीं कर सकते। ठीक है। और ये 2 चैप्टर्स भी दोनों मिला के कम से कम 5 से 10 नंबर की वेटेज इनकी भी है, ये जो पहले 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है। डायरेक्टर, चीफ एग्जेक्टिव, इन दोनों को मिला के 10 से 15 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट तकरीबन सेम सेम है, कुछ चीजें मुख्तलिफ है। ठीक है। जो चीफ एग्जेक्टिव का चैप्टर है बहुत छोटा, आपको नजर आ रहा होगा, पेज 99 से स्टार्ट हो रहा है, तो 115 पे अगला चैप्टर शुरू है, यानी कि हार्डली ये 4 सफ़ों में मुश्तमिल ये चैप्टर है। बाकियों पे इसके एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। तो और बाकी चैप्टर्स की वेटेज फिर इस थोड़ा थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। सही है। लेकिन कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, वो छोटे हैं लेकिन वेटेज में बड़े जबरदस्त हैं। अब जो छोटे हैं उनके साथ में एस लिख रही हूँ कि ये बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, हार्डली 3-4 सफ़ों के। ठीक है। जिसमें चीफ एग्जेक्टिव सब बहुत छोटा है। ये आपका चैप्टर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बहुत छोटा चैप्टर है। इसके अलावा पेजेस को देख के कौन सा लग रहा है और कौन सा चैप्टर छोटा होगा? अच्छा, ये चीज मैं बताती चलूं कि ये जो पेजेस हैं इन पेजेस के अंदर एमसीक्यूज भी हैं और पास पेपर्स के कुछ सवालात भी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको 15-15 लग रहे हैं पर है नहीं। ठीक है। इसी तरह चैप्टर 6, बहुत छोटा चैप्टर है, ये देखिए, 115 यानी कि
29 सफे से शुरू हो रहा है, यानी कि 130 कर लो, 147 पे खत्म हो रहा है। तो मेनली इसके अंदर 4 सफे हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेनली 4 सफे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में, यानी कि हम सबसे कहें सबसे छोटा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, और चौथे नंबर पे छोटा चैप्टर ये है। और मजे की बात ये है कि ये चैप्टर भी तकरीबन, ये जो तीनों मैंने आपको बताए, ये 5 से 7 नंबरों के सवाल इन चैप्टरों से आते हैं। ठीक है, 5 से 7 नंबर का सवाल। ठीक है, तो ये यानी कि आपने हम देख लिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर हो गए। फिर हमारे पास लॉन्ग चैप्टर्स हो गए, लॉन्ग भी है, बड़े भी हैं, और वेटेज में भी ज्यादा है। ठीक है, फिर छोटे चैप्टर्स भी मैंने आपको दिखा लिए जो टोटल 4 सफों के हैं। 4 सफों के और 7 नंबर का सवाल आ जाता है। सही है। अब पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास एक दरमियाने साइज के चैप्टर रह गए, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ठीक है, अब ये बड़ों से, जो बड़े हैं उनसे छोटे हैं, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उनसे बड़े साइज के। इसका मतलब है कि इनके अंदर तकरीबन 10-10, 12-12 सफ़े होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इनमें से भी तकरीबन 5 से 7 नंबर का सवाल आता है, कभी कभार 10 तक चला जाता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 10 तक भी जा सकता है। सही है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, अब हम, जाहिर सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे। ये आपकी बेस है। इन चैप्टर्स के अंदर है कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी मुझे कंपनी लॉ पढ़ाते हुए काफी टाइम तो हो गया है। सही है। और आई कैप के एग्जामिनेशन और एग्जाम, और स्पेसिफिकली जब आप लोग नियर टू एग्जाम होते हैं, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि यूजली क्या होता है कि जब एग्जाम करीब आ रहे होते हैं, जो लास्ट महीना होता है, जैसे कि आपका अगस्त होगा, उसमें अक्सर मुझे ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं। सवाल क्या होते हैं कि मैम, ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कैसे पता चला कि ये वाली टाइप ऑफ कंपनी है, और इसका आंसर ऐसे कैसे बना? या कुछ बच्चों ने अपने फर्जी तौर पे ना कुछ माइंड में बनाया होता है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर ऐसी ऐसी इंडिकेशन हुई, तो हम समझेंगे कि ये फलाने टाइप ऑफ कंपनी है। तो वो क्या है, नहीं कि अब आप ये सोचें कि आप अगस्त के मंथ में ऐसा सवाल कर रहे हैं कि ये टाइप ऑफ कंपनी समझ नहीं आ रही। तो टाइप ऑफ कंपनी हम पढ़ कौन सी चैप्टर में रहे हैं? हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि चैप्टर 1, ये देखिए आपके सामने है, स्पॉटलाइट के अंदर देखिए, तो आपको ये नजर आ रहा है, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या फीचर्स हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया उसने।
और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और वहां पे टाइप ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का जिक्र आ रहा है, तो आपने, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से वीक था, जिसकी वजह से आप उसको समझ ही नहीं सके। इस इन चैप्टर्स की अहमियत इस वजह से बहुत ज्यादा है कि ये बुनियाद है आपके कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स, ये बुनियाद है, ये बेस है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी तो आगे जब वो आईकैप एग्जाम में सवाल पूछता है तो सवाल का जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने पढ़ा जरूर होगा और यही वजह है कि बच्चे 40s की लाइन में फेल हो जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ होता है, पूरी किताब रटी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को आप ग्रैब नहीं कर पाते, उनको आपस में आप लिंक नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि भी ये कॉन्सेप्ट है, इस सवाल का जवाब ऐसे होगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। हमने आज पढ़ना है फीचर्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी से मुराद क्या है, देखो को बताया कि फीचर का मतलब क्या होता है। एनीवन, व्हाट डज फीचर मींस? वो अक्सर होता है ना, अ, घरों में बच्चा पैदा हो गया, वो कहते हैं इसके फीचर्स फलाने पे गए, ये फलाने जैसा है, ये ऐसा है वैसा है, इसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं। ये क्या होता है फीचर्स? फीचर्स ऑफ ए कंपनी, व्हाट डज द फीचर मीन्स? फीचर का क्या मतलब? अब मैंने आपको इतना क्लू भी दे दिया है कि हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, इसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत हसीन हैं। जी, व्हाट इज फीचर? एनीवन, जो मैं बात कह रही हूँ उसी से थोड़ा क्लोजली बता दें, फीचर क्या होता है। यानी कि जो हम कह रहे हैं इसके फीचर बहुत खूबसूरत है, अंदर से कैसे हमें नहीं पता। आउटर कैरेक्टरिस्टिक, आउटर फिजिकल उसके कैसा है, ऐसा ही है। केमिस्ट्री पढ़ते होते थे ना, केमिस्ट्री में क्या करते होते थे, कोई भी केमिकल होता था कि ये इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा ही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, शक्ल से कैसा नजर आता है, इसकी ऑर्डर कैसी है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, ऐसा ही लफ्ज पढ़ते होते। बात दरअसल ये है कि हम लोग जो है बोलते उर्दू जबान है, ठीक है, और पढ़ते किस जबान में, कंपनी लॉ इंग्लिश। के जबान में, अंग्रेजी में है। अब बोलते उर्दू है और पढ़ना अंग्रेजी में है, तो बच्चों इसको, इसका तरीका कार ये है, कंपनी लॉ को जो कल कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई हमसे रट्टा नहीं लगता, क्योंकि आप रट्टा उस जबान में लगा ही नहीं रहे जिस जबान में आपको रट्टा लगाने की जरूरत है। आप बचपन में अपने अम्मा अब्बा से, स्कूल टीचर से आगे पीछे कहानियां सुनते थे, वो कहानियां आपको उर्दू में सुनाते थे, आपको कहानियां सारी याद है। इवन आप सोचते उर्दू जबान में, आप अंग्रेजी में नहीं सोचते, आप ख्वाब उर्दू जबान में देखते हैं, किस या उस जबान में जो आप घर में बोलते हैं, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, ठीक है, पहाड़ी है, जो आपकी मदर टंग है, आप उस जबान में सोचते हैं, समझते हैं। तो बच्चों जब आपने कंपनी लॉ को भी पढ़ना है, जब मैं आपको पढ़ा उर्दू जबान में रही हूँ लेकिन आपने याद अंग्रेजी में करना है, तो इसका रटा लगाने का तरीका ये है कि आप इसको उसी जबान में याद करने की कोशिश करें जो आपकी है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप उसमें, यानी कि जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लफ्ज भी उसमें इनकॉर्पोरेट करें, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कहानियां बनाना सीखें। कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है आपका थ्योरी का, स्टोरीज बनाए। अच्छा ये ऐसे हुआ था तो वैसे हुआ, ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा, अगर ये केस सिनेरियो हुआ तो ये। इवन अकाउंटिंग के अंदर भी कंसोलिडेशन करते हैं या बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं स्टैंडर्ड्स में, तो उसको भी स्टोरी बनाए। अच्छा अगर ये वाली सिचुएशन हुई तो हम ये ऐसे करेंगे, अगर ये सिचुएशन हुई तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, फलानी चीज डेबिट होगी, ये क्रेडिट होगा, इसके अंदर ऐसे होगा। और ये अपनी जबान से अदा करें, बोलें, ठीक है, ये लफ्ज बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना माइंड में रिटेन रहेगा, ठीक है, और साथ साथ लिखे भी।
फीचर्स ऑफ ए कंपनी का मतलब क्या है कि भाई उसके खदो खाल क्या है, वो क्या कैसे नजर आती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या अपीयरेंस होती है। ठीक है, यानी कि आप उसकी प्रॉपर डाइसेक्शन कर रहे हैं। एक एक चीज बताओ भाई, नजर कैसे आती है, कहलाई क्या जाती है, आम जुबान में लोग इसे क्या कहते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप केमिस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना सेकेंड ईयर में, वहां पे वो हर चैप्टर के अंदर जब भी कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड आता था, चलो जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, आई गेस वो तो आधे चैप्टर्स होते ही इसी चीज के ऊपर थे। जब हम शुरू में पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे 6 7 क्लास में, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, तब भी हम ऐसे ही पढ़ते थे। क्यों? तो यहाँ पे भी उस कंपनी की डायसेक्शन हो रही है कि उसको समझते क्या है, वो बाहर से कैसे नजर आती है, उसको कहा क्या जाता है, उसके अंदर के सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज जी, बेंजीन, बेंजीन के अलावा बहुत कुछ पढ़ा था मुझे तो याद पड़ता है, मालूम नहीं पढ़ाया क्यों गया था, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाया गया था। तो शुरू करते हैं। हमने कहा जी हमने आज पढ़ना है कंपनी के इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब कंपनी क्या है, हमने कहा कि ये अभी जो अपेरेंटली हमें सिखाया जा रहा है, भाई हमने बहुत कुछ पढ़ा था, डाई मिथाइल ईथर से अलावा भी पढ़ा था, पता नहीं डाई पे ये है, ट्राई पे ये है, पेंटा पे ये है, वो एक पूरी एक चेन होती थी, वो उसका नाम लिखना होता था, समटाइम्स वो नाम दे देते थे तो वो बनाना होता था कि इसके ऊपर पता नहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्या, छोड़ो भाई ये तो एक बहुत लंबी बहस है। पढ़ा बहुत कुछ था, अब याद नहीं है कि क्यों पढ़ा था। है तो कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, पीरियोडिक टेबल तो वो तो मुझे तो अभी भी याद है, वो तो मैं अभी भी सुना सकती हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि वो सब कुछ पढ़ने के बाद हम आ गए बिजनेस की लाइन में। अगर थोड़ी बहुत अकल होती तो शायद उस वक्त ही बिजनेस पढ़ना शुरू कर देते, लेकिन है अकल का मसला नहीं है हमारे यहाँ, वो सब्जेक्ट्स की ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसा ही है ना, या तो आप वो मैट्रिक कर लेते हैं किसी दूसरे उसमें। ठीक है, जो बच्चे शुरू से सीए के लिए एम करके आते हैं वो सिंपल मैट्रिक करते हैं, उसके बाद वो आईकॉम करते हैं और फिर सीए की तरफ आते हैं बस। लेकिन हम भोले भटके बच्चे होते हैं जो जिनको समझ नहीं आती और एंड अप कर लेते हैं सीए पे। है, कंपनी की तरफ आते हैं। पढ़ना तो अब यही है, अब जो पहले पढ़ा उसको भूल जाते हैं। अब कंपनी क्या है, हमने कहा हमने कुछ बिजनेसेस देखने हैं कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्या बिजनेस कर रहा है, कोई क्या बिजनेस कर रहा है। अभी तो आप लोग देखते हैं, आप पहले बिजनेसेस इतना हमें नहीं समझ आती थी, लेकिन अब जब आप फोन उठाते हैं तो आप अगर आप अपना कोई भी सोशल ऐप खोलें या कुछ खोलें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। ठीक है, शॉपकीपर्स हैं वो अपना ऑनलाइन एक सेटअप बना के वहां पे कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग। अब ये जो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, वो क्या और कैसे कर रहे हैं, हमने कहा हम जरा इस पर रोशनी डालते हैं। हमने कहा फॉर इंस्टेंस, मैं देखती हूँ मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे स्ट्रीट के अंदर एक स्टोर है, हम कहते हैं जी अली स्टोर उसका नाम है। अब ये जो अली साहब हैं, हमने कहा कि ये वहां पे जो है वो तमाम जो सेलिंग की चीजें ये खुद कर रहे हैं। तो वो जो चीजें बेच रहे हैं वो परचेज भी खुद ही करते हैं, यानी कि उसकी प्रोक्योरमेंट भी खुद ही करते हैं। फिर एज अ सेल्समैन जो काम है, यानी कि जो सेल्स को भी देख रहे हैं, परचेजेस को भी देख रहे हैं, फिर सेल्समैन भी खुद ही है, खुद ही बेच रहे भी हैं।
फिर उसके अलावा उस दुकान के जो भी मसाइल आ जाए, बिजली के, गैस के और टेलीफोन के, वो भी खुद मैनेज करें। यानी कि तमाम एडमिन रिलेटेड अफेयर्स भी खुद ही देख रहे हैं। रेंट हो गया, यूटिलिटीज होगी, यूटिलिटीज आपको पता है, आप कहते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, गैस को, टेलीफोन को। यानी कि ये जो अली साहब है, ये तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो। ये बेच रहे भी हैं, ये खरीद भी खुद रहे हैं सामान जो आगे कहीं और से, ठीक है। और फिर उसके अलावा सेलिंग भी खुद ही कर रहे हैं, एडमिन अफेयर्स भी देख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ, आपने बिजनेस लॉ में थर्ड पार्टी देखा था, थर्ड पार्टीज के साथ भी डील कर रहे हैं। यानी कि ये सारे के सारे काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एक आध बंदा इन्होंने एम्प्लॉय भी रखा हो, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कोई सेल्समैन हो, लेकिन तन तनहा ऐसा नहीं है सेलिंग को कोई एक प्रॉपर डिपार्टमेंट डील कर रहा हो, प्रोक्योरमेंट को कोई डिपार्टमेंट डील कर रहा हो, एडमिन अफेयर्स को कोई डिपार्टमेंट डील कर रहा हो, और फिर उसके अलावा उसकी जो अकाउंटेंसी है, फाइनेंस, वो भी खुद देख रहे हैं। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो भी खुद ही बना रहे हैं। तो ये जो सारे काम खुद ही, यानी कि अली इस स्टोर का ओनर भी है, ठीक है, और इस स्टोर को रन भी कर रहा है, ओन भी कर रहा है और रन भी कर रहा है। दोनों काम खुद ही कर रहा है, पैसा भी लगाया है, बिजनेस को चला भी रहा है। तो हमने कहा जो इस किस्म का आपको बिजनेस नजर आएगा जिसके अंदर कोई पर्सन उसको रन भी कर रहा है और खुद ही चला रहा है, खुद ही उसके पैसे भी लगे हुए हैं, खुद ही डील कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं सोल ट्रेडर। सोल का क्या मतलब होता है? तन तनहा, अकेले। ट्रेडर जो बिजनेस करने वाला है। यानी कि अली क्या है? सोल ट्रेडर है, खुद अकेले ये काम कर रहा है, सारे काम। यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स जो वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, कहते हैं सोल ट्रेडर। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी के उधार देना है, ठीक है, तो वो उधार के लिए लायबल कौन होगा? जी, उस उधार के लिए कौन लायबल होगा? ओनर। ओनर का नाम क्या है? अली, यानी कि अली ही लायबल होगा। सही है। अगर इस अली साहब ने किसी किस्म की नॉन कंप्लायंस कर दी, कोई ब्रीच ऑफ लॉ कर दिया, कोई ब्रीच ऑफ एक्ट कर दिया, उसके लिए कौन लायबल होगा? किसको जाके पूछेंगे, किसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे? इसी मिस्टर अली के ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्यों? यही रिस्पॉन्सिबल है, यही पर्सन है जिसने पैसा लगाया है, यही पर्सन है जो इसको चला रहा है, तो लाइबल भी कौन होगा? मिस्टर अली लाइबल। समझ आ गई है बात? चले, पहली तीन लाइनें पढ़े। जब पढ़ ले तो डन का मैसेज करना है। अच्छा, क्लास में भी हमारे पास 31 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो सारे बच्चों का यस या डन का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। कहता है, अ सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन हिज और हर ओन बिजनेस। कि सोल ट्रेडर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा पर्सन है जो कि उस बिजनेस को ओन कर रहा है। ओन का क्या मतलब है? उसका मालिक है और उसको चला भी रहा है, ठीक है। सोल ट्रेडर कौन है? जो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो उसको ओन भी कर रहा है और उसको रन भी कर रहा है।
लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा अली स्टोर, अली करियाना लाइबल के लिए, नहीं। कौन लाइबल होगा? वही इंडिविजुअल लाइबल होगा जो उसको चला रहा है। किस किस चीज के लिए लाइबल होगा? उस कंपनी के लिए, वो इंडिविजुअल, वो शख्स लाइबल होगा तमाम डेट्स ऑफ बिजनेस के लिए। और पर्सनली लाइबल होगा, पर्सनली जाती तौर पे लाइबल होगा फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ बाय द बिजनेस। कोई भी ब्रीच करेगा तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा, उस पर जो पेनल्टी लगेगी अपनी जेब से देगा। कहीं पे बुलाया जाएगा तो खुद जाएगा। कोई रजिस्ट्रार, एससीसीपी या कोई भी अथॉरिटी उसको बुलाती है तो जाके पेश होगा, हाजिर होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग इसको जबानी एक दफा पढ़े, माइंड में पढ़े कि क्या है। तीन बातें हमने इसमें पढ़ी है कि सोल ट्रेडर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इस बिजनेस को रन कर रहा है और ओन कर रहा है। लॉ बिजनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करती है बल्कि इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करती है, और इसीलिए इंडिविजुअल लाइबल होगा तमाम डेट्स के लिए और पर्सनली लाइबल होगा फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ बाय द बिजनेस। तीन पॉइंट्स हैं। तीन पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद एक दफा आपने देख के पढ़ा, दूसरी दफा मैंने आपको समझाया, अब तीसरी बार आपने खुद इसको एक दफा माइंड में इन तीन पॉइंट्स को रिवाइज करें। बेशक उर्दू में करें, कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे करें, लेकिन अल्फाज आपने देखा ना मैंने क्या क्या इस्तेमाल किए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड होगी मैम? इस पे थोड़ा सा पॉज लेंगे। जब हम लिमिटेड या उसकी तरफ जाएंगे मैं आपके इस क्वेश्चन को इखलाक अहमद दोबारा आंसर करूंगी, अभी हम नहीं इस बारे में डिस्कस करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने तो लिमिटेड या अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। जी, क्या ये तीन लाइनें डन हो गई हैं? किसी को इन सोल ट्रेडर के अंदर किसी किस्म का कोई इशू? बिल्कुल सही है। आप लोगों ने, जी, अब भूलने वाली बात तो है नहीं, याद हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे अभी क्लास खत्म कर दूं तो आपको इस तीन लाइनों को रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी? मिनट्स लगेंगे या सेकंड्स लगेंगे? कितने लगेंगे, कितनी देर माइंड में रिवाइज करते हुए? 30 सेकेंड्स? 40 सेकेंड बोलते हुए कितना लगेगा? सोल ट्रेडर के इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस को रन करता है और उस बिजनेस को जो है ओन भी करता है। लॉ रिकग्नाइज करता है बिजनेस, लॉ रिकग्नाइज करता है सोल ट्रेडर को रादर देन बिजनेस को, और यही सोल ट्रेडर पर्सनली लायबल होगा तमाम ब्रीचेस के लिए और डेट्स ऑफ कंपनी के लिए, डेट्स ऑफ बिजनेस के लिए। बस इतनी सी बात ही हो गया। इस लाइन में तो ज्यादा मसला ही नहीं है। तो जब मैं आपसे कहूंगी 15 मिनट में ये सफा करना है तो टाइम तो बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हो सकता है 5 मिनट बच जाए। ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं। अब पहले तो हमने देख लिया कि जी एक सोल ट्रेडर है। दूसरी टाइप का बिजनेस है पार्टनरशिप। मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद की थी बिजनेस लॉ में, जब मैं पहली दफा, हमारा उस वक्त जो होता था वो पीआरसी नहीं होता था, डायरेक्ट हम जो है वो, जो हम फर्स्ट टाइम जब सीए में एंटर होते थे, नहीं पहले इंग्लिश और क्यूएमएस होता था और उसके बाद हम फौरन बिजनेस लॉ पढ़ना शुरू कर देते थे। तो उस वक्त हमने रट्टा मारा था पार्टनरशिप का कि जी पार्टनरशिप क्या होती है, और आप लोग माशाल्लाह से बिजनेस लॉ के अंदर इसको पढ़ चुके। क्या होती है हम जरा यहाँ पे बात करेंगे कि जी पार्टनरशिप क्या है। टू और मोर पर्सन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग, हु एग्रीज, जो के एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्री करते हैं? एग्री करेंगे टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस।
एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे? एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करें। ठीक है। और लास्ट में हम क्या कहते थे? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। कि पार्टनरशिप के अंदर वो हमें ये बता देता है कि मिनिमम लोग कितने हैं, वो कहता है टू और टू मोर पर्सन, यानी कि कम अज कम पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम है वो है 2 लोग एटलीस्ट। यानी कि एक बंदा किसी, उसकी क्या पार्टनरशिप होगी? वो एक बंदा तो सोल ट्रेडर में आएगा। कम अज कम 2 लोग होने चाहिए, उनके दरमियान एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट रिटन है, ओरल है, क्या है, ये हम बिजनेस लॉ में ऑलरेडी देख चुके। लेकिन ये लाजिम है कि एक एग्रीमेंट दोनों पार्टीज किसी पॉइंट पे, नुक्ते पे एग्री होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एग्री क्या करेंगे? कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक सवाल है आपसे मेरा कि भी 2 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एक शॉप ली, खरीदी, दोनों ने 50-50% डाले उस शॉप को खरीदने में कि इस शॉप के ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे और उसको सेल करेंगे, और सेल करने से जो प्रॉफिट आएगा 50-50 करेंगे। अब क्या हुआ? अब उन्होंने शॉप खरीदी, तो जब उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा मेहनत तलब काम है, इसमें तो बड़ा काम करने वाला है भाई, रोज दुकान पे जाना होगा, चीजें बेचनी होंगी, गर्मी सर्दी हर मौसम में जाना होगा। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं यार, रेंट पे लगा देते हैं, रेंट जो आएगा वो 50-50 कर लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? क्वेश्चन, क्या ये पार्टनरशिप है? जी, 3 लोगों ने जवाब दिया यस, चौथे ने कहा नो, नो, 2 नो, तीसरा नो। जी, बाकी तमाम लोग, क्या ये पार्टनरशिप है? नो कहने वालों में से कोई एक बता दे कि ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है। सिंपल 2 लफ्ज का आंसर है, क्यों नहीं है ये पार्टनरशिप। एग्जैक्टली, जैनुल आबदीन का जवाब सही है, रुस्तम अली का जवाब सही है कि ये बिजनेस तो है ही नहीं। ये तो बिजनेस है ही नहीं। वो उस दुकान को ओन कर रहे हैं, 2 मालिक हैं, को ओनरशिप है, उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे देना बिजनेस तो नहीं होता। रेंट पे देना हरगिज बिजनेस तो नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर और तुम्हारा काम ही यही है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग है, और आपने वो सारी रेंट पे दी हुई है, फिर ये आपका बिजनेस होगा। ऐसा ही है। जिस आप में से बहुत सारे होंगे जो जिनका घर है वो एक पोर्शन उन्होंने रेंट पे दिया होता है, तो क्या वो अम्मी अबू बिजनेस कर रहे होते हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, अगर किसी के वालदैन में से कोई ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनका काम ही यही है कि उनके पास बहुत सारी शॉप्स हैं, वो सारी रेंट पे दी हुई है, ये उनकी बिजनेस इनकम है। लेकिन कोई एक आध चीज रेंट पे दे देना से वो बिजनेस नहीं होता। टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा, वो रेंटल प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड पे आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आता, अनलेस एंड अनटिल आपका काम ही यही है कि आप जो है प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिजनेस का होना जरूरी है। ठीक है। तो प्रॉपर, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करना और उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को शेयर करना, ये पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
कैरिड बाय ऑल, सब मिलके भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 3 लोग हैं, ये आपको पता है, हम एजेंसी के प्रिंसिपल की बात करने लगे हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसने बिजनेस लॉ पढ़ा ही नहीं है? इज देयर एनीवन? फिर कल किसी ने मैसेज किया था कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं वो समझ नहीं पाई हूँ कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी लॉ की है। ओके, एक है, इसके अलावा कोई और है? अच्छा, मोहम्मद अदील समझ आ रही है आपको? 2 लोग हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही थी कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप होता यही है, ठीक है, कि 2 या 2 से लोग मिलके करते हैं। मेन चीज क्या है कि वो एग्री करते हैं, उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा क्या होगा कि हम उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। बिजनेस अगर नहीं है तो पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। कैरिड बाय ऑल का मतलब क्या है? फॉर इंस्टेंस ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये प्रॉफिट शेयर करेंगे एक बिजनेस का। हमने इनका नाम रख दिया ABC, ठीक है। हमने कहा ये तीनों मिल के इस पार्टनरशिप को चला रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस ये 3 लोग हैं, ABC। सी कहता है यार मैं फाइनेंस करूंगा, पैसे दूंगा, लेकिन मैं बिजनेस को नहीं देख सकता, मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं डेली बेस पे उसके डेली अफेयर्स को देख सकूं, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, तो मेरे से पैसा ले लो, और बस मेरा जो शेयर है प्रॉफिट का वो मुझे दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ए और बी जो है, ये फुल टाइम देते हैं पार्टनरशिप को, फुल टाइम, ठीक है। हमने कहा 2 ऑप्शन थी, एक ऑप्शन ये कि तीनों मिलकर बिजनेस को देख रहे हैं, और हो सकता है कि इनमें से कोई ना देख रहा हो, बाकी 2 देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सिर्फ ए देखे, बी भी कहे मैं नहीं देख सकता। सही है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा अब इस सिनेरियो की बात करते हैं, ये दोनों फुल टाइम दे रहे हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ये जो ए पर्सन है ना, ये क्या कर सकता है, ये जाके इसको जितना अलाउ है, लिमिट अलाउ, ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड पार्टी जब किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ सेल करने का, कुछ परचेज करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कहते हैं अगर ए ने जाके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बी के लिए भी बाइंडिंग है और सी के लिए भी बाइंडिंग है, दोनों के लिए बाइंडिंग फॉर बी एंड सी। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? ए ने किया। बाइंडिंग कौन है? बी एंड सी कौन के लिए बाइंडिंग है? यानी कि अगर हम एक बात करें, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए, कि ये जो अगर हम सपोज करते हैं कि ये तीनों काम कर सकते हैं, तीनों बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, ए ने किसी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। हो सकता है ए ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये जो थर्ड पार्टी है ये बी से पूछ सकती है, बात सुनो, हमने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका क्या हुआ? बी आगे से ये नहीं कह सकता, वो तो आपने ए के साथ किया था। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? उसकी वजह ये है कि जैसे सोल ट्रेडर के अंदर बिजनेस से नहीं पहचाना जाता था, बल्कि उस सोल ट्रेडर से पहचाना जाता था, तो पार्टनरशिप भी रिकग्नाइज होती है किससे? अपने पार्टनर से, ए बी सी से। अगर कोई थर्ड पार्टी इस एबीसी पार्टनरशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इस एबीसी पार्टनरशिप में वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, हो सकता है वो बी से जाके कह ले, ओ वो जो मैंने तुमने चीजें सेल की थी या तुमसे लेनी थी, तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हो सकता है वो सी से जाके कहे, ये भी हो सकता है।
हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी ने पेमेंट लेनी थी, सपोज उसने पेमेंट लेनी थी 30,000 रुपए, वो जाके बी से कहे बी मुझे 30,000 रुपए दो, और मुझे बी ही 30,000 रुपए दे, तो बी क्या करेगा, बी इस थर्ड पार्टी को 30,000 रुपए देगा। लेकिन असल में तो ये 30,000 रुपए जो बी ने दिए, तीनों ने बराबर बराबर देने थे, क्यों, शेयरिंग कर रहे, यानी कि 10,000 रुपए इस पे आने थे, 10,000 रुपए इस पे आने थे, 10,000 रुपए इस पे आने थे। लेकिन हुआ क्या, बी ने सारे के सारे दे दिए। अब क्या होगा, हमने कहा जो सी है वो बी को देगा 10,000 रुपए, और जो ए है वो भी बी को देगा 10,000 रुपए, ताकि उसका नुकसान ना हो। लेकिन थर्ड पार्टी पे की फेस पे क्या हुआ, बी कभी भी नहीं कहेगा बात सुनो मुझसे क्यों मांग रहे हो, ए और सी ने भी तो देने हैं, कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी। कि पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी थर्ड पार्टी ने किसी एक पार्टनर से पैसे मांग दिए, पैसे मांग लिए, उसे कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करके दो, और तुम ही करके दोगे, तो फिर वही करके देगा। तो क्या हुआ, 10,000 इसका अपना शेयर था, वो तो चलो उसने लगा दिया, जो बाकी लोग दोनों थे वो इसको फिर वापस कर देंगे पैसे। इसे कहते हैं, ये है एजेंसी का रिलेशनशिप। एजेंसी के रिलेशनशिप में क्या होता है, एजेंसी के रिलेशनशिप में होता है कि हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल, और एक होता है जनाब उसका एजेंट। प्रिंसिपल कौन है, जो मेन पर्सन होता है। एजेंट कौन होता है, जो एक काइंड ऑफ उसका हेल्पर होता है, जो कि उसकी सपोर्ट होती है। सही है। तो हमने कहा अगर पार्टनरशिप के अंदर ए ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बी और सी क्या थे, ये प्रिंसिपल थे, ये मालिकान थे, और इनके बिहाफ पे ए ने ये काम कर लिया। एक दुकान होती है ना, दुकान के अंदर सेल्समैन होते हैं, सपोज वो अली की दुकान है, दुकान के मालिक का नाम है अली, उसने सेल्समैन रखे हुए हैं अकबर एंड अशरफ। अब दुकान पे अली नहीं था, तो अकबर ने उसके बिहाफ पे सेल भी कर दी, कुछ बिल भी जमा करा दिए, किसी से पैसे लेना था तो वो भी ले लिया। सही है। यानी कि अली अगर दुकान पे मौजूद नहीं था, तो उसका सारा हिस्से का काम किसने कर दिया, अशरफ ने कर दिया। कोई बिल भी जमा करा दिए, किसी से पैसे लेने थे ले लिए, किसी को पैसे देने थे दे दिए, कोई चीज बेचनी थी बेच ली, कोई चीज खरीदनी थी खरीद ली। अब ये सब काम उसने किसके बिहाफ पे किया, अली के बिहाफ पे किया। तो इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर बी और सी क्या बन गए, प्रिंसिपल, और इनके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसने कर लिया, ए ने कर लिया। हो सकता है बी कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ, ए एजेंट बन गया, और बी और सी क्या बन गए, प्रिंसिपल। अभी नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं, बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, अब बी क्या बन गया, एजेंट, ए और सी क्या बन गए, प्रिंसिपल। तीसरी एग्जांपल लेते हैं कि भाई सी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, अब सी क्या बन गया, ए और बी का एजेंट, और ए और बी क्या बन गए, प्रिंसिपल, कि भाई ए और बी के बिहाफ पे किया है। कल को अगर थर्ड पार्टी, हो सकता है सी से मांग ले, हो सकता है ए और बी से मांग ले, ये भी हो सकता है कि वो किसी एक को पकड़ ले कि तो मुझे पैसे दो, तो वो देगा। इसे कहते हैं एजेंसी का रिलेशनशिप। और जो डेफिनेशन में हमने देखा, कैरिड बाय ऑल, इस बिजनेस को सब चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक दूसरे के बिहाफ पे भी चला सकता है। ठीक है, बात समझ गए, जी क्लियर हो गई है। सो पार्टनरशिप को अगर मैं नट शेल में देखूं,
तो पार्टनरशिप के अंदर मुझे ये बात समझ आ गई है कि अगर मैं उसकी डेफिनेशंस पे गई और कुछ फर्दर उसको देखूं कि जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है इसके अंदर मिनिमम लोग हैं 2। इसके लोगों के दरमियान में होगा एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट होगा कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट। वो प्रॉफिट आएगा कहाँ से? वो एक बिजनेस से आएगा। और इन पार्टनर्स के दरमियान रिलेशनशिप किस चीज का है? एजेंसी का है कि दिस बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पांचवी चीज, पार्टनरशिप बिजनेस किससे रिकग्नाइज होती है? क्या उस पार्टनरशिप के नाम से रिकग्नाइज होती है? हमने कहा नहीं, बल्कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो इसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं, उनसे रिकग्नाइज होती। ठीक है? क्यों? लोग ये नहीं कहेंगे। अब पार्टनरशिप का नाम आपने बहुत सारी सुने होंगे। ठीक है? अली अहमद एंड को। ठीक है? अब अली अहमद एंड को, ये पार्टनरशिप अली अहमद एंड को से पहचानी नहीं जाएगी, बल्कि इसके पार्टनर से पहचानी जाएगी। यूजली क्या होता है कि जो पार्टनरशिप का जो नाम होता है उसमें यूजली तमाम पार्टनर्स के नाम आ रहे होते हैं। तमाम पार्टनर्स के नाम आ रहे होते हैं। ये जो केपीएमजी फर्म का नाम है, दिस इज योर होमवर्क। ये केपीएमजी से क्या बनता है? ये कौन लोग थे? ठीक है, इस केपीएमजी से क्या बनता है? एक तो ये हमारे पास इंटरनेशनल फर्म है। तो दिस इज योर होमवर्क कि आपने मुझे कल बताना है ये केपीएमजी से क्या बनता है और ये कौन लोग थे, इसको केपीएमजी ही क्यों कहते। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी पाकिस्तानी फर्म्स होंगी, ऑडिट फर्म। हुसैन चौधरी आ गई। ठीक है, इसके अलावा डेली बेस पे न्यू फर्म्स आ रही होती। तो आप देखेंगे कि वो जो नाम है, वो जो फर्म के नाम है, सपोज अली, नासिर, अहमद, यूजली क्या होता है कि जितने पार्टनर्स होते हैं वो उस फर्म के नाम के अंदर मौजूद होते हैं, उन सब के नाम। ऐसा बहुत कम होता है एक्सेप्ट फॉर द इंटरनेशनल फर्म्स, क्योंकि वो इंटरनेशनल फर्म्स बने हुए कहीं साल गुजर गए। ठीक है, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुकी है बाय देयर नेम। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर इसका केपीएमजी है तो केपीएमजी तो इंटरनेशनल फर्म है, तो जो इसके पाकिस्तान के पार्टनर्स होंगे उनका आगे नाम आता है। जैसे केपीएमजी का पूरा नाम क्या है, कोई बताएगा? पाकिस्तान, केपीएमजी तो इंटरनेशनल नेम है, इसका जो पाकिस्तानी नाम है आगे वो क्या आता है? जी, कोई बताएगा? उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तासीर हादी इनको, बिल्कुल सही है ज़ारा फातिमा। सो तासीर हादी, ये दो पार्टनर्स थे जिन्होंने इसको पाकिस्तान में, जो फाउंडिंग पार्टनर्स थे वो ये दो बंदे थे। ठीक है, तो सिंस ये जो बनी थी आई गेस 60s 70s में या इस तरह बनी थी, तो ये फाउंडिंग पार्टनर्स है जिनके नाम आ रहे हैं। अब चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है स्ट्रक्चर, तो वो सिंस उसका नाम एक दफा एस्टैब्लिश हो गया, वो इसको चेंज अब नहीं करते हैं, नाम को चेंज नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ये लेट 60s एंड स्टार्ट ऑफ 70s में बिल्कुल था। सो पार्टनरशिप क्या है? हमने कहा उन लोगों से पहचानी जाती है जो उसमें काम कर रहे होते हैं, बल्कि अपने नाम से हरगिज नहीं। ये देखिए, पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर बिजनेस। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या मतलब क्या है? वही जो टू और मोर है। ईच पार्टनर यूजली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस, कुछ सरमाया लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय द लॉ। ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये एक पर्सन नहीं होती, यानी कि अगर तासीर हादी है तो ये एक पर्सन, एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि क्या है? इंडिविजुअल पार्टनर्स, इसके जो पार्टनर्स है उसमें से वो लाइबल होंगे जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस के डेट के लिए
वो लाइबल होंगे दूसरे पार्टनर, जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स का मतलब क्या है, दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलके। जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है एबीसी, हमने जो एग्जांपल ले रहे थे पार्टनर्स, थर्ड पार्टी क्या है, आप तीनों मुझे पैसे मिल के दो। तो क्या होगा, एबीसी तीनों मिल मिला के 10-10 हजार करके थर्ड पार्टी को दे देंगे। हो सकता है वो सिर्फ सी से कहे तुम मुझे दो, तो सी 30 हजार उसको पूरा पूरा दे देगा, बाकी 10-10 इनसे ले लेगा। हो सकता है वो बी से कहे तुम मुझे दो, हो सकता है वो ए और बी से कहे कि तुम दोनों मुझे दे दो, तो ये क्या करेंगे, 15-15 मिला के दे देंगे, बाद में सी से 10 ले लेंगे। हो सकता है वो बी सी से कहे तुम दोनों मुझे दो, तो बी सी क्या करेंगे, पैसे मिला के दे देंगे, बाद में जो ए का शेयर बनता है उससे ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम लाइबिलिटीज के लिए भी आप क्या होते हो, पार्टनर्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स लाइबल होंगे, या दूसरे पार्टनर्स के साथ मिल के लाइबल होंगे उस बिजनेस के डेट के। ठीक है, एक दफा पढ़ें तो, पढ़ लें तो डन का मैसेज कीजिए। जी अहमद, ऐसा ही है। जी पढ़ लिया तो डन का मैसेज कीजिए। चले जी, अब क्या है, यहाँ पे आज हम की क्लास को एंड करते हैं। कल हमारी क्लास 9 बजे ही स्टार्ट होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ हमारी क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए, 9:30 हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क है, एक मैंने आपको दिया है केपीएमजी से क्या बनता है। दूसरा, आपने दो फर्म्स के नाम, हर बंदे ने दो फर्म्स, जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स जो हैं, उसके नाम ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से रीड करके लाना है। मेरे ख्याल में आज आपको इसको पढ़ते हुए 15 मिनट, तो क्या हमें 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच जनाब, एंड अल्लाह हाफिज।